pyrazolone, pyrazolidone. Hello. Yesterday we have completed that one, and we have started the pyrazolone and pyrazolidine dione derivatives. ये स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ खास तौर पर, जो हम लोग कल बात करते थे कि पायरोजोलोजीन से बहुत सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। यहाँ पर ये जो R2 आ रहा है, जिस पर हमने लिखा है R2 जो आ रहा है, जिस पर हमने लिखा C4H9, इसको ओपन करके लिख लो, यानी C चार दफ़ा C आकर और फिर उसमें H से उसकी वैलेंसी को पूरा कर लो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आगे जो हम बात कर रहे हैं उसमें समझने में फिर आसानी हो जाएगी। C4 का यही मतलब होगा ना कि यहाँ पर क्या होगा, C चार दफ़ा C आ जाएगा और H आएगा। तो पहला वाला क्या कहलाएगा? अल्फ़ा, बीटा और फिर गामा। ठीक है ना? नेक्स्ट जो उसका आएगा। तो मैं कल कह रहा था कि इसके जितने भी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं वो ऑल ऑफ देम आर एक्टिव मेटाबोलाइट्स। ये आपने फर्स्ट ईयर में पहले से पढ़ा हुआ है। जब आप मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे होते हो तो आपने देखा है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट होती है रिंग के ऊपर, मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है या ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ये जो पहला इसका मेटाबोलाइट है वो कौन सा है? ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। यानी इसमें यहाँ पर ये जो R1 वाली साइट है, यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया? OH आ गया। सॉरी, R1 पे नहीं, ये वाली जो इस पर आएगा। फिर R1 पे हमने लगाया है C6H5। यानी मैं ये जो बता रहा हूँ बेटा, ये यानी इस पे नहीं है। यहाँ से मकसद मेरा सिर्फ ये है कि R1 पर हमारे फिनाइल ग्रुप लगेगा। ठीक है? R1 पे जो फिनाइल ग्रुप लगेगा, जैसे ये ग्रुप है, ऐसी उसमें यहाँ पर OH लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हो? R1 पर जो C6H5 है उसके अंदर एक OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? C6H4OH। और ये एडिशन हम कोई लैब के अंदर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन विवो मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है, तो वो मेटाबोलाइट बन रहा है। दैट इज द फर्स्ट मेटाबोलाइट, ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो उसके बाद फिर हमने उसको इंडिपेंडेंटली एक मॉइटी के तौर पर तैयार किया, और अब ये सिर्फ ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन जो है यही अवेलेबल है मार्केट में एज एनर्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड। इसी तरीके से ये जो यहाँ पर सेकंड या फर्स्ट कार्बन है, पहले अल्फा है वहाँ पर, या फिर उसके बाद बीटा है वहाँ पर, फिर उसके बाद गामा है वहाँ पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो एक एक कर कर ऐड होते हैं। ये C4H9 में एक एक करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो हमारे पास वहाँ पर अल्फा कीटो बन रहा है, या COH लग रहा है, या कन्वर्ट हो रहा है वो बाद में कार्बोनाइल के अंदर। तो वो जो आप इसको आगे वाली स्लाइड पे देख रहे हो, ये ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन, गैमा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाजोन। तो गैमा हाइड्रोक्सिल कौन सा होगा? जो थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा, या उसमें दूसरा जो आएगा उसके अलावा अल्फा भी आएगा, उसके अंदर बीटा भी हो सकता है, गैमा हाइड्रोक्सी भी हो सकता है। ये तमाम के तमाम जो है उसके मेटाबोलाइट्स हैं, और तमाम के तमाम मेटाबोलाइट्स जो हैं वो सारे मेटाबोलाइट्स एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कीटो ग्रुप में, दैट इज ऑल्सो एक्टिव मेटाबोलाइट। इसी में से फिर एक मेटाबोलाइट बनता है सल्फीन पायरेजोन। सल्फीन पायरेजोन, ये
We have observed that one, and after that now this compound is available एज एन इंडिपेंडेंट मॉइटी। लेकिन मैंने कहा था कि जब यहाँ पर सल्फर आ गया तो उसके नतीजे में उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया और उसकी सॉल्बिलिटी बढ़ गई, और कंपाउंड जो है वो अब एनर्जेसिक, एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी के बजाय कंपाउंड की जो मेन एक्टिविटी है वो मेन एक्टिविटी उसकी अब हो गई यूरिकोस्यूरिक एक्टिविटी। और यूरिकोस्यूरिक एक्टिविटी क्या चीज़ होती है? जो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है यूरिन में, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या हुआ, ये कंपाउंड जो है चेंज हो गया, और कंपाउंड चेंज होने के बाद वो बन गया यूरिकोस्यूरिक कंपाउंड। तो यहाँ पर हमने एक तो उसको देखा रिप्लेसमेंट यानी इंटरएक्शन विद द अदर ड्रग मॉलिक्यूल्स, रिप्लेसमेंट और इंटरएक्शन विद अदर मॉलिक्यूल्स दोनों सूरतों में, यानी अगर उसकी ओवरडोज हो जाए तो भी, और अगर ओवरडोज ना भी हो तो भी वो उसको रिप्लेस कर कर दूसरे कंपाउंड जो हैं उनको रिलीज कर देगा। तो उनकी वजह से उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसके अंदर वो था इसका मेटाबोलाइट्स का, और जो सबसे पहले बताया था वो था प्रेजेंस ऑफ एच विच सर्व एज प्रोटॉन डोनर और रिप्लेसेबल और आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। ये जो रिप्लेसेबल आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है वो उसके कार्बोक्सिलिक और उसके इक्विवेलेंट है, यानी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक भी नहीं लगा, SO3H भी नहीं लगा, इनोलिक एसिड भी नहीं लगा, बट स्टिल द कंपाउंड हैव गॉट द एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन। तो ये 3 या 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें आपको देखना है फिनाइल ब्यूटाजोन या पायरेजोलिडीन डायोन में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो एंथ्रानिलिक। अगर एंथ्रानिलिक को देखो तो ये क्या है, अगर कार्बोक्सिलिक लगा तो ये हो गया सैलिसिलिक, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल के बजाय क्या लगा हुआ है NH2, यानी ऑर्थो एमिनो सैलिसिलिक एसिड कह सकते हैं। ऑर्थो एमिनो, जैसे वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड था, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड था, और यहाँ पर क्या बन गया ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड। वो जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड था उसका नाम सैलिसिलिक एसिड था, और ये ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड जो है इसका नाम एंथ्रानिलिक एसिड है, एंथ्रानिलिक एसिड है। इसमें इस पूरे मॉलिक्यूल में कोई अभी फिलहाल सब्स्टिट्यूशन नहीं, सारा सब्स्टिट्यूशन किस जगह हो रहा है एन के ऊपर एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ, दिस इज फिनाइल ग्रुप, ये एन के ऊपर, इसलिए हम उसको कहते हैं एन एराइल। एन एराइल यानी एन के ऊपर एराइल ग्रुप लगा हुआ है, एन एराइल एंथ्रानिलिक एसिड, एन एराइल एंथ्रानिलिक एसिड। अब ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसके ऊपर किसी किस्म की भी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जो भी सब्स्टिट्यूशंस हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, इस जो एराइल ग्रुप आपने लगाया है, इस एराइल ग्रुप पर ये ऑर्थो पोजिशन पर भी हो सकता है, मेटा पोजिशन पे भी डाई ऑर्थो भी हो सकता है, और मेटा या पैरा पोजिशन पर हो सकता है। या हम इसको क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन आइसोस्टेयर ऑफ सैलिसिलिक एसिड, नाइट्रोजन आइसोस्टेयर ऑफ salicylic acid. This compound was first time reported by Park Davis research group and they have named as phenamic acid. अब ये जो क्लास कहलाएगी वो phenamic acid होगी। अभी मैंने बताया दे आर ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। 2, 3 and 6 position are important to produce different derivatives, namely mefenamic acid and meclofenamic acid and फ्लूफेनेमिक एसिड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लूफेनेमिक हो सकता है, नेक्स्ट स्लाइड में हो, नहीं तो लिख लो फ्लूफेनेमिक एसिड, FLU, फ्लूफेनेमिक एसिड। अब मेफेनेमिक एसिड जैसा कि आप जानते हैं दिस अनदर इम्पोर्टेंट कंपाउंड इन दिस क्लास। पहले में एस्प्रिन निकला, दूसरे में पैरासीटामोल निकला, तीसरे में फिनाइल ब्यूटाजोन। यहाँ पर क्या है, मेफेनेमिक एसिड, दैट इज पोस्टान, दैट इज पोस्टान, मेफेनेमिक एसिड, दैट इज पोस्टान, that is another important compound. Then we have got meclofenamic acid, flufenamic acid. अगर ऐसे आर देखें तो
No substitution can take place at anthranilic acid, but substitution is only possible on the ring. वो जो रिंग है उस पर सिर्फ आप सब्सटीट्यूशन कर रहे हो, ठीक है ना। जो एन एराइल ग्रुप है उसके ऊपर सब्सटीट्यूशन हो रही है। इन मेफेनेमिक एसिड R1 एंड R2 इज CH3। ये जो उसकी पोजीशन थी, दोनों पर क्या आएगा, R1 और R2 पे R1 और R2 CH मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, CH3, R3 सिर्फ एस्टर आ जाएगा। मोस्ट कॉमनली यूज एनालिसिस एंड pyretic compounds insoluble in water with bitter taste, so cause nausea, vomiting, GIT disturbance. म्यूकोफ्लुमिक एसिड एक क्लोरो ग्रुप लग गया R1 पे, R3 CH3 इज प्रेजेंट एट R2, ठीक है। क्लोरो ग्रुप कहाँ पर आ गया, R1 R3 पे और CH3 R2 पे। अवेलेबल एज सॉल्ट, यूज इन ऑस्टियोपोरोसिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फ्लूफेनेमिक एसिड, इसका मैंने कहा कि तीसरा कंपाउंड वहाँ पे नोट कर लो, फ्लूफेनेमिक एसिड। इसमें CF3 लगा हुआ है, CF3 लगा हुआ है, CH3 के बजाय R2 पर क्या आ गया, CF3, और R1 R3 पे इसके अंदर R1 R3H रहेंगे, और ये जो R2 है इस पे CF3 आ गया, CF3, दैट इज फ्लूफेनेमिक एसिड। Meclofenamic acid possesses 25 times greater activity than mefenamic acid. NH-methylpenthenol is essential for activity. अगर उसको रिप्लेस कर देंगे तो उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। मेटा और पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड आर नॉट एक्टिव, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स आर नॉट एक्टिव। यानी वो जो एंथेनोलिक एसिड है वो ऑर्थो अमीनो है, अगर हम उसके दूसरे डेरिवेटिव्स ले लें जो मेटा या पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड हो और उससे हम फर्दर डेरिवेटाइज करें या सब्सटीट्यूशन करें, तो वो जो डेरिवेटिव्स हैं वो इनएक्टिव हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड से जो डेरिवेटिव्स बने हैं, ओनली दोज डेरिवेटिव्स आर एक्टिव, ओनली दोज डेरिवेटिव्स आर एक्टिव। देन वी हैव गॉट एराइल एल्केनोइक एसिड। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ज़रा गौर से देखना। जब हम कह रहे हैं एराइल alkanoic acids, in this we have got indole acetic acid, indene acetic acid। अच्छा, इसकी स्पेलिंग जरा सही करो, सुलिंडैक है, SULINDAC, सुलिंडैक। तो इसका इंडोल एसिटिक एसिड, इंडीन एसिटिक एसिड, पायरोल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा जो याद रखने की चीज़ आपको इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एराइल एल्केनोइक पूछा जाए या कहा जाए तो ये तमाम के तमाम डेरिवेटिव्स जो हैं आपको बताने पड़ेंगे, तमाम डेरिवेटिव्स आपको बताने पड़ेंगे, इंडोल भी, इंडीन भी, पायरोल भी और फिनाइल भी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इंडोल एसिटिक एसिड तो सिर्फ यही बताओगे, या पायरोल एसिटिक एसिड तो सिर्फ यही बताओगे। पायरोल को एक और काम किया गया, आगे फर्दर जब देखोगे कि एराइल को फिर हमने उसको पायरोल एसिटिक एसिड के नाम से अलग भी उसको कहते हैं। तो यानी एराइल अगर पूछा जाएगा तो आपको सब बताना पड़ेगा, और अगर एराइल नहीं होगा तो फिर आप सिर्फ उसको देख के बताओगे कि कौन सी चीज़ पूछी गई है, इंडोल पूछा गया है, इंडीन पूछा गया है, पायरोल पूछा गया है, या फिनाइल पूछा गया है। इसी एराइल एसिटिक एसिड का एक जनरल फॉर्मूला आ गया। ये एसिटिक एसिड है, इसमें ये एराइल ग्रुप लग गया। अगर एराइल ग्रुप आपके पास इंडोल लगेगा तो क्या बन जाएगा, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल
एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड की जो हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है वो क्या है? इंडोमिथासीन। दिस इज वन ऑफ द कंपाउंड, इंडोमिथासीन। दिस इज इंडोमिथासीन। The compound is a very potent analgesic and anti-inflammatory। ऑस्टियोआर्थराइटिस में खासतौर पर यूज़ किया जाता है। जो टॉक्सिक इफेक्ट या अनडिजायरेबल इफेक्ट हैं वही आम जो इसके अंदर मौजूद हैं एंसेट्स के अंदर, जीआई इरिटेशन, वर्टिगो, कंफ्यूजन। दिस इज समथिंग एबनॉर्मल। The death rate due to the use of indomethacin in children is increased because of aseptic condition. That's why it is not indicated in the children। असल में जो लेटेंट उसके अंदर सेप्सिस अगर मौजूद होता है तो चिल्ड्रन के अंदर वो उसको एक्टिव कर देता है, लेटेंट को एक्टिव कर देता है। स्टिल वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द mechanism for that one, but this can be said that the death rate is increased due to activation of latent septic conditions। इंडोमिथासिन से दूसरा कंपाउंड हमारे पास आया हुआ है सुलिंडेक एंड टॉलमेटिन सोडियम। ये जो सुलिंडेक है, सुलिंडेक के अंदर सल्फर आपने ऐड किया, एस सल्फर और उसके साथ मिथाइल ग्रुप, ये सुलिंडेक, ये दिस वन। The presence of this methyl sulfonyl group make the compound more acidic and make the compound water soluble। This fluoro group increase the activity. This fluoro group increase the activity and also penetration power। If the nitrogen of indole group as in Sunundeck is removed, it will reduce the toxic, that is GIT disturbance, vertigo जो था वो उसके मुकाबले में कम हो जाता है। ये जो दिया हुआ addition of sulfur increases water solubility। This one, the methyl sulfonyl group increase the water solubility and made the compound more active। फ्लोरो ग्रुप दोनों चीज़ें दे रहा है, एक्टिविटी भी और पेनिट्रेशन। और ये जो यहाँ पर एन लगा हुआ था, रिमूवल ऑफ एन हैज रिड्यूस द टॉक्सिसिटी। So that is one of the compound which is the derivative of indomethacin। Indomethacin, this is tolmetin sodium। When instead of indole we introduce pyrrole, we are going to get the pyrrole acetic acid। Pyrrole acid, this is acetic acid, pyrrole acetic acids। इसमें आपके पास tolmetin sodium है। It is rapidly absorbed and eliminated। It is highly toxic, so cannot be used। हम सिर्फ वहाँ पर सुलिंडेक तक बात कर रहे हैं, टॉलमेटिन हम उसको ऐड ज़रूर कर रहे हैं लेकिन नॉट इन यूज़। नेक्स्ट सीरीज जो है, यहाँ पर फिर हमें एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड मिल रहा है। लास्ट में हमारे पास क्या था? इंडोमिथासिन और सुलिंडेक। यहाँ पर फिर आपको एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड मिल रहा है, दैट इज आइबुप्रोफेन, ब्रूफेन जिसको कहते हैं, आइबुप्रोफेन और ब्रूफेन। इसमें आप देखिए कि वी हैव गॉट द एसिटिक एसिड। यहाँ पर आपने एराइल रिंग में सिंपल फिनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया।
पहले में कौन सा था? इंडोल ग्रुप, दूसरे में इंडीन या पायरोल ग्रुप, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल फिनाइल ग्रुप. दिस इज फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड. And one of the important compound from this phenyl acetic acid, we have got ibuprofen. Ibuprofen, ये फिनाइल है, ये एसिटिक एसिड है. फिनाइल acetic acid. This phenyl acetic acid, from this phenyl acetic acid, we have got the ibuprofen, or that is ब्रूफेन, जिसको हम ब्रूफेन कहते हैं या आइबोप्रोफेन कहते हैं. ये जो कह रहे हैं अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन ऑफ एसिटिक एसिड. इसमें हमने CH3 लगाया. अगर इस CH3 को हम हटा दें तो कंपाउंड जो है इट इज मोर टॉक्सिक. इट इज मोर टॉक्सिक. But by the addition of the CH3, the activity is increased and also the toxicity is reduced. GI toxicity and hepatotoxicity are also reduced. फिर ibuprofen से we have got ketoprofen, जिसके अंदर यहाँ पे आपके पास कीटो ग्रुप आ गया, ये लगा हुआ कीटो ग्रुप इस जगह पे. ये कीटो ग्रुप लगा हुआ है. या आपके पास फिनोप्रोफेन आ गया, ये फिनॉक्सी ग्रुप जो लग गया. फिनॉक्सी ग्रुप लग गया तो आपने इसको क्या कहा? कीटो फिनोप्रोफेन. ये फिनॉक्सी ग्रुप लग गया. यहाँ पर ये क्या लगा था? बेंजोइल ग्रुप लग गया. कीटोप्रोफेन हो गया. यहाँ पर ये फिनोप्रोफेन, सुप्रोफेन, थायनाइल ग्रुप इज एडेड. Diclofenac sodium, this one. We have got diclo or diclofenac, diclofenac या diclofenac. This is another important compound. The compound which is available, जिसको आप आमतौर पर देखते हो, वोल्ट्रॉल, वोरन, ये जो तमाम चीज़ें हैं वो क्या है? डिक्लोफेनिक, डिक्लोफेनिक सोडियम. This is another compound that is very, very important. Although the compound is also toxic, main toxicity is the nephrotoxicity. Nephrotoxicity is more in this compound, diclofenac, Voltral, Warren, जिस नाम से भी अवेलेबल है. This is diclofenac sodium. So till now, what we have seen that for anti-inflammatory activity, carboxylic group is required. SAR में ये लाजमी बताना है आपको, और इट्स इक्विवेलेंट. आप उसकी एग्जांपल दे सकते हो. पहला सैलिसिलिक या जो भी और उसके अलावा देना चाहो एस्प्रिन और दूसरे कंपाउंड्स. दूसरा जिसमें मौजूद नहीं है कोई भी एसिडिक ग्रुप, पैरासीटामोल, एंड डिवाइड ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी. नेक्स्ट दे सकते हो उसके अंदर एग्जांपल फिनाइल ब्यूटाजोन, जिसके अंदर सिर्फ एक H मौजूद है, ना COOH है, ना SO3H है, ना कोई और एसिडिक कंपाउंड है. रिप्लेसेबल आयोनाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद है जो सर्व करेगा पर्पस प्रोटॉन डोनर का, और वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दैट वन. अगर आप इन सब की जनरल
कंसिडरेशन करो इन तमाम कंपाउंड्स की जो अब तक हम देख रहे हैं, तो सब के अंदर जो है अगर आप देखना चाहो तो आप उसको नोट कर सकते हो। एक तो ये कि सब के अंदर एक एसिडिक कंपाउंड और इक्विवेलेंट टू दैट एसिडिक कंपाउंड इज देयर। उसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर, वो आती है द डिस्टेंस बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द रिंग। ये सब के अंदर जो डिस्टेंस है 1 कार्बन का है। 1 कार्बन का डिस्टेंस सबके अंदर मौजूद है। जितना भी इससे पहले आपने कंपाउंड देखे, ये देखें कार्बोक्सिलिक, और ये यहाँ पर रिंग जो लगा हुआ है उसके अंदर कंपाउंड में आपको मिलेगा 1 कार्बन का डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपको फिनाइल एसिटिक एसिड में 2 कार्बन नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये कैसे 2 कार्बन है, ये देखो नीचे आके, इससे आपने जब बनाया ये आइबोप्रोपेन, ये कार्बोक्सिलिक हो गया, और ये यहाँ पर आपके 1 कार्बन का डिस्टेंस, 1 कार्बन का डिस्टेंस आ गया।